यह वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है जो ऑटोकैड सीखना चाहते हैं। तो जब भी हम ऑटोकैड से ड्राइंग की शुरुआत करेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि पहले हम 2D ड्राइंग की अच्छी प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद में हम 3D मॉडलिंग पर आएँ। तो 2D ड्राइंग की प्रैक्टिस करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जितनी भी कमांड्स हैं, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो हमें 2D ड्राइंग के लिए चाहिए होती हैं, उन सभी की स्टडी करनी पड़ेगी। तो आज हम यही करने वाले हैं। तो आज हम 2D ड्राइंग से संबंधित और उससे कंसर्न सभी कमांड्स, सभी बेसिक इन्फॉर्मेशंस के बारे में जानने वाले हैं। तो आप इसको लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जब भी हम ऑटोकैड ओपन करेंगे, ये हमारे पास जो वर्ज़न है 2016 है, ऑटोकैड 2016। अगर इसका हायर वर्ज़न है तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुछ जो कमांड्स हैं उनके कुछ सिंबल्स के साइन चेंज हो सकते हैं, बेसिक कमांड सभी में सेम रहेगी। तो यहाँ पर देखो आपको 3 कॉलम नज़र आ रहा है। पहला जो कॉलम है वो स्टार्ट ड्राइंग, यहाँ पे फर्स्ट चीज़ आपको नज़र आ रही है। तो जब भी कोई नई ड्राइंग हम बनाएंगे तो हम स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम हमारी फाइल्स को ओपन कर सकते हैं अगर हमने पहले कुछ फाइल बनाई हुई है। जो दूसरा कॉलम है, इस कॉलम में जो रिसेंटली ड्राइंग्स हम बना चुके हैं वो ड्राइंग्स आती हैं। तो सबसे जो लेटेस्ट ड्राइंग बनाई है सबसे पहले आएगी और उसके बाद उसी सीक्वेंस में नीचे चलती चली जाएगी। तो रिसेंट हमने जो ड्राइंग्स बनाई है वो आप इस कॉलम सेकंड में देख सकते हैं। कॉलम जो 3 है ये नोटिफिकेशन कॉलम होता है। तो अगर आपका ट्रायल वर्ज़न है तो उसका यहाँ पर इंडिकेशन आ जाएगा, और अगर आपका ट्रायल वर्ज़न नहीं है तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमें सपोज़ ड्राइंग शुरू करनी है तो हम स्टार्ट ड्राइंग पे जाएंगे। तो जैसे ही हम स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करेंगे तो एक नया प्लेटफॉर्म, नया वर्क स्पेस आपका ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपको ये जो ब्लैक बैकग्राउंड नज़र आ रहा है इसे बोलते हैं वर्क स्पेस। इस वर्क स्पेस में बहुत छोटे छोटे ब्लॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये ग्रिड बोलते हैं इसको। तो इस ग्रिड को हम ऑफ भी रख सकते हैं और इस ग्रिड को हम ऑन भी रख सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पर ग्रिड आपको नज़र आ रहा है तो 1 बाय 1 सब मैं आगे डिस्कस करेंगे हम इसके बारे में, ठीक है। तो इसको हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। तो इस वर्क स्पेस में जो भी हम हमारी ड्राइंग बनाएंगे वो इसी वर्क स्पेस में बनेगी। अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये वर्क स्पेस ब्लैक कलर का होगा, आप चाहें तो इस वर्क स्पेस का कलर चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वर्क स्पेस के बारे में जान लेते हैं कि इसका अगर हमें कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो कैसे करेंगे। उसके लिए आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा। तो आपने राइट क्लिक किया, फिर ऑप्शन में हम जाएंगे। जैसे ही ऑप्शन में गए तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर डिस्प्ले में कलर आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर इस कलर में हम जाएंगे तो इस ऑप्शन में अभी बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर हमने सेलेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पर अगर हम इसको वाइट कर लें और अप्लाई एंड क्लोज़ कर दें तो बैकग्राउंड कलर आपका वाइट हो जाएगा। तो हम जो भी कन्वीनियंट कलर है वो हम यहाँ पर चूज़ करके इसको चेंज कर सकते हैं, चाहे ग्रीन हो या वाइट हो, और जो भी हमारे चॉइस का कलर हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट इन जनरल 99% जो वर्क है वो ब्लैक बैकग्राउंड में होता है। तो इसको हम एक बार वापस से डिफ़ॉल्ट सेटिंग ब्लैक बैकग्राउंड में कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका वर्क स्पेस का। इस वर्क स्पेस की साइज़ अनलिमिटेड होती है। आपका जो भी ऑब्जेक्ट का साइज़ होगा, जो भी आप साइज़ इनपुट देंगे उसके अकॉर्डिंग वर्क स्पेस अपने साइज़ को एडजस्ट कर लेता है। लेकिन कई बार हमें इस वर्क स्पेस की सेटिंग भी अपने हिसाब से करनी होती है, उसके बारे में भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अब हम बात करते हैं, ये जो आपको प्लस नज़र आ रहा है इसे बोलते हैं हम क्रॉस हेयर, और इसके सेंटर में जो आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है इसे बोलते हैं पिक बॉक्स। तो इस हम क्रॉस हेयर और पिक बॉक्स की साइज़ को भी हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पिक बॉक्स थोड़ा बड़ा होता है तो उसे हमें छोटा करना पड़ता है। जो ये क्रॉस हेयर है इसकी साइज़ को कई बार हमें बढ़ाना पड़ जाता है, थोड़ा सा वर्क करने में हम इजी रहते हैं, इसीलिए ऐसा करते हैं। तो आपको अगर क्रॉस हेयर और पिक बॉक्स का साइज़ चेंज करना है तो आप राइट क्लिक करें, ऑप्शन में जाएं। ऑप्शन में जाने के बाद आप देखिए यहाँ पर डिस्प्ले में इधर क्रॉस हेयर साइज़ लिखा हुआ आ रहा है। क्रॉस हेयर जो प्लस बना हुआ है उसे हम क्रॉस हेयर बोल रहे हैं।
तो अब यहाँ पर हम इसके साइज़ को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो इन जनरल 15 के आसपास का साइज़ रखें तो कोई इशू नहीं है। अगर अपन ने साइज़ सपोज़ 4 रखा तो वो काफ़ी छोटा हो जाता है। अब देखिए ये जो आपका क्रॉस हेयर है इसका साइज़ काफ़ी छोटा हो गया है, तो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट और कंफर्टेबल नहीं होता है ये। तो अगर हम 15 के आसपास रखेंगे तो कहीं कोई परेशानी नहीं होगी इसमें, तो इसका हम साइज़ 15 कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी पिक बॉक्स की। तो इसके लिए हमें सिलेक्शन में जाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा आपको जो क्रॉस हेयर है वो डिस्प्ले में नज़र आएगा। इसके अलावा जो बैकग्राउंड कलर है वो भी आपको यहाँ पर डिस्प्ले में नज़र आएगा। और अगर आपको पिक बॉक्स का साइज़ चेंज करना है तो वो हमें कहाँ नज़र आएगा, हमें सिलेक्शन में नज़र आएगा। तो सिलेक्शन में अगर हम जाएंगे तो हम यहाँ पर इस पिक बॉक्स के साइज़ को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप इसको आगे लेके जाएंगे तो इसका साइज़ बढ़ेगा और इसको बैक करेंगे तो साइज़ छोटा होगा। तो ऑन एन एवरेज मीडियम साइज़ हम यहाँ पे रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा छोटा रखेंगे तो भी प्रॉब्लम होगी और बहुत ज़्यादा बड़ा रखेंगे तभी कोई ज़्यादा हमें कन्वीनियंट इसमें नहीं मिलेगा। तो हम इसको ऑन एन एवरेज थोड़ा सा मीडियम साइज़ का ही रखना पसंद करेंगे तो बेटर रहेगा। तो ये हमने सेटिंग कर दी। अप्लाई करके इसको ओके कर दें तो ये हमारा 2 चीज़ क्लियर हो गई है। उसके बाद में हमारा आता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम इवन 2D और 3D दोनों में ही काम आता है। इस वर्क स्पेस में नीचे जो आपको ये बार नज़र आ रहा है इसे बोलते हैं टॉगल बार। इसमें आप ध्यान रखिएगा बहुत सारे कमांड, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमें क्या क्या ऑप्शंस को ऑन रखना है। जो यहाँ पर आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा है यानी वो ऑन है, और जो वाइट में है यानी वो ऑफ़ है। तो यहाँ पर अभी ग्रिड जो है ये जो सिंबल है ग्रिड का है। देखिए आपको लिखा हुआ है ग्रिड मोड। तो ग्रिड मोड को हम अभी ऑन है हमारा क्योंकि ब्लू कलर में है। अगर इसको हमें ऑन ऑफ़ करना है तो हम क्या करेंगे, इसको जस्ट क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक, तो ये क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड से आपका जो ग्रिड है वो हट गया, तो प्लेन ब्लैक हो गया है। तो इसको अगर हम ऑन रख लेंगे थोड़ा सा कंफर्टेबल होंगे ड्राइंग करने में, अदरवाइज़ ऑफ़ भी करेंगे तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है। उसके अलावा आपका ये जो आपका सिंबल है इसे बोलते हैं डायनेमिक इनपुट। बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल होने वाला है ये हमारे बहुत काम आएगा। डायनेमिक इनपुट को अगर हमने ऑन रखा है तो इसका बेनिफिट क्या है, अगर हमें कुछ भी ड्राइंग करनी है, सपोज़ लाइन बनानी है, तो हम लाइन को क्लिक करने के अलावा अगर सिर्फ LIN या LI लिखेंगे तो वो डायरेक्टली इस कर्सर के या क्रॉस हेयर के पास में लाइन लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अगर हम डायनेमिक इनपुट को ऑफ रखेंगे तो इसके पास में कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा। सपोज़ आप इस डायनेमिक इनपुट को हम ऑफ रखते हैं, अब आप लाइन लिखिए LIN, तो यहाँ पे नीचे जो वाइट बार आ रहा है इसमें ही लिखा हुआ आएगा, क्रॉस हेयर के पास नज़र नहीं आएगा। तो ये जो वाइट बार है इसे हम बोलते हैं कमांड बार। तो कमांड बार से फिर आपको लाइन क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ से लाइन को सेलेक्ट करना पड़ेगा अगर आपको लाइन ड्राइंग करनी है। ठीक है, तो जो भी कमांड आपको देनी है, अगर हम चाहते हैं कि वो इस क्रॉस हेयर और पिक बॉक्स के पास में लिखी हुई आए तो उसके लिए हम डायनेमिक इनपुट को ऑन रखेंगे। और ऑन रखना हमारे लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि जितना ज़्यादा अगर हम शॉर्टकट से यूज़ करें, डायरेक्टली हम उस कमांड को शॉर्टकट पता लग जाए क्या है, डायरेक्टली वो टाइप करें, तो इससे हमारा काम करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इसके पास में ये जो सिंबल है 2 परपेंडिकुलर लाइन, बीच में 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, इसे बोलते हैं ऑर्थो मोड। ठीक है, ऑर्थो मोड बहुत काम का है। जब भी हमें 2 लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर बनानी होती है तो हम इस ऑर्थो मोड को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको अभी हमने ब्लू नहीं कर रखा है तो उसका देखिए क्या बेनिफिट है। हमने इसको पहले क्लिक किया, अब हमें लाइन बनानी है, लाइन को सेलेक्ट किया, बनाएंगे। तो लाइंस जो है आपस में परपेंडिकुलर बनेंगी। आप कितनी भी लाइंस बनाइए, लाइंस ये परपेंडिकुलर बनती चली जाएंगी। आपस में सारी लाइंस ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगी। ठीक है, अगर हम ये ऑर्थो मोड को ऑफ रखेंगे तो ये लाइन जो है वो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं बनेगी, ये लाइन इंक्लाइन भी बन सकती है। तो अगर हमें इंक्लाइन लाइन बनानी है यानी हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे लाइन बनानी है तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसी कंडीशन में हमें ऑर्थो मोड को ऑफ रखना पड़ेगा। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ही बनानी है तो ऐसी कंडीशन में हमें ऑर्थो मोड को ऑन रखेंगे। ठीक है, तो अभी इसको मैं पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं।
नेक्स्ट आगे कमांड पे आते हैं। तो ऑर्थो मोड का हमें ऑन रखना है, डायनेमिक इनपुट को हमें ऑन रखना है। इसके बाद में आता है आपका ये ऑब्जेक्ट स्नैप। तो ऑब्जेक्ट स्नैप में आप देखिए जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को अगर टिक करके रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अनटिक में हो सकता है कि वो यूज़ करते हुए कमांड हमें प्रॉब्लम करे। सपोज़ यहाँ पर हमने एंड पॉइंट्स को और सेंटर को टिक नहीं किया, ये ऑब्जेक्ट स्नैप है। ऑब्जेक्ट स्नैप सेकंड में सपोज़ हमने मिड पॉइंट को और सेंटर को टिक नहीं किया तो क्या होगा। फर्स्ट हम एक लाइन बनाते हैं, ये लाइन हमने बना दी है। तो अब सपोज़ हमें इसके मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन और बनानी है, तो हमने लाइन को सेलेक्ट किया। अब आप यहाँ पे लेके जा रहे हैं तो यहाँ पर देखो स्क्वायर ग्रीन बॉक्स आ रहा है। जैसे ही आपका पिक बॉक्स इस लाइन के एंड पर आएगा तो स्क्वायर ये ग्रीन बॉक्स नज़र आएगा और लिखा भी आ रहा है यहाँ पर एंड पॉइंट, यानी ये लाइन का एंड पॉइंट है। यहाँ पर जाएंगे तब भी लिखा हुआ आ गया, यानी हमारा जो कर्सर है या क्रॉस हेयर है वो लाइन के एंड पॉइंट पर है। क्लियर। तो हमें तो मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करनी है, तो मिड पॉइंट तो कहीं पर आ ही नहीं रहा है यहाँ पर। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट स्नैप में मिड पॉइंट को अनटिक किया है। तो इसको अगर हम टिक कर देंगे, अब आप देखिए, अब आप जब क्रॉस हेयर को इसके पास लेके जाएंगे तो अभी मिड पॉइंट को शो कर रहा है। तो यहाँ से अब आप इजीली वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हो किसी भी लेंथ की। ठीक है, तो मिड पॉइंट को हमें ऑन रखना है। सपोज़ अब सिमिलरली अगर हमने अभी सेंटर लाइन को या सेंटर पॉइंट को ऑफ रखा है, अभी अनटिक किया है, तो क्या होगा। अभी हमने यहाँ पर एक सपोज़ किसी भी रेडियस का सर्किल बनाया, इसके सेंटर से हमें एक लाइन पास करनी है या लाइन बनानी है। तो उसके लिए जैसे आप इसके सरकमफेरेंस पे टिक करेंगे तो ये क्वाड्रेंट्स तो शो कर रहा है। देखो ये इसका एक क्वाड्रेंट बता रहा है, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, लेकिन कहीं सेंटर पॉइंट इसका नहीं आ रहा है कि सेंटर कहाँ है, ये पता नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने ये सेंटर को अनटिक किया हुआ है। अब आप सेंटर को टिक करेंगे और बाहर आएंगे तो जैसे ही आप इसके सरकमफेरेंस पे अपना क्रॉस हेयर लेके जाओगे तो ये इसका सेंटर पॉइंट, ये प्लस जो वाइट प्लस आ रहा है ये इसका सेंटर पॉइंट है, अब इसको बता देगा। अब यहाँ से हम हमारी कोई भी कन्वीनियंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो सेंटर पॉइंट अगर हमने टिक किया है तब तो वो शो होगा और नहीं किया तो नहीं होगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट कमांड है। ऑब्जेक्ट स्नैप में ऑलमोस्ट सभी जितने भी हैं अगर हम उसको टिक करके रखें तो उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, उसका हमें प्लस पॉइंट ही मिलेगा। और लास्ट में जो इसकी कमांड है बेसिक सबसे और बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है, डेट इज़ ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। तो इसको अगर हमें हमेशा ऑन ही रखना है, इसको अगर हम ऑफ़ रखेंगे तो इसका काफ़ी ज़्यादा हमें लॉस हो जाएगा और ड्राइंग बनाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसका क्या बेनिफिट है अभी देखते हैं। अगर हमें इस लाइन से, ये जो हमने लाइन बनाई है, सपोज़ इसके इस एंड से 20 mm नीचे से ड्राइंग को शुरू करना है, तो हम क्या करेंगे, हमने लाइन सेलेक्ट की। अब यहाँ से 20 mm नीचे कैसे आएंगे, क्या पता, हमें कैसे पता लगे कि 20 mm डिस्टेंस कहाँ पर आ रही है, कितनी आ रही है। तो जैसे ही देखिए आप ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट पर आकर अगर आप ऊपर लेके जा रहे हैं इसको, तो ग्रीन लाइन आ रही है, डॉटेड लाइन, यानी वो जो लाइन है वो इसके एंड पॉइंट को ट्रैक कर रही है। तो जैसे ही नीचे लेके आएंगे तब भी ट्रैक कर रही है। तो नीचे ला के हम मैनुअली इनपुट दे देंगे। सपोज़ हमने दिया है 20, एंटर किया, तो उसके बाद में अब 20 के बाद में हमने लाइन बना दी। तो आप ये जूम करके देखें तो देखिए यहाँ पर गैप आ गया है। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस 20 mm का है। तो इस पॉइंट से 20 mm के बाद में हमारा पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। तो ये डिस्टेंस जो है वो हमें स्नैप ट्रैकिंग से ही मिली है, अदरवाइज़ ये नहीं मिल पाती। अदरवाइज़ हम ये जो लाइन है ये नहीं बना पाते। तो ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग जो है वो बहुत काम की चीज़ है, यानी वो एंड पॉइंट्स को ट्रैक करता है। एंड पॉइंट्स, मिडिल पॉइंट, वो किसी भी पॉइंट को ट्रैक करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी ड्राइंग को कन्वीनियंट वे में बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका टॉगल बार के बारे में। और भी यहाँ पर डायनेमिक यूसीएस भी है जो अभी हमारे इतना काम नहीं आएगा, और एनोटेशन ऑब्जेक्ट्स है, तो इसको भी अगर आप नहीं टिक करेंगे तो कोई इशू नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा डायनेमिक इनपुट मोड ऑन होना चाहिए,
ऑर्थो मोड को ऑन रखना है, ऑब्जेक्ट स्नैप में जितनी भी ऑप्शंस है सभी को टिक रखना है ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग में, और ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग को हमेशा ऑन रखना है। अगर इनमें से आपको कोई कमांड्स नहीं नज़र आ रही हैं तो हम यहाँ पर इस कस्टमाइजेशन में जा सकते हैं। यहाँ पे ये जो 3 बार आपको नज़र आ रही है ये है कस्टमाइजेशन का। यहाँ आप क्लिक करोगे तो देखिए अगर ऑर्थो मोड को अपन अनटिक कर देंगे तो यहाँ से ऑर्थो मोड का सिंबल ही हट जाएगा। तो यहाँ पर अगर कोई सिंबल नहीं आ रहा है इसका मतलब कस्टमाइजेशन में हमने उसको अनटिक कर रखा है, तो वो हमें टिक करना पड़ेगा, तो उसको हम टिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो टॉगल जो है आपके टॉगल बार के बारे में इन्फॉर्मेशन हो गई कि बेसिक टॉगल बार में हमें किन किन चीज़ों को ऑन रखना है। ठीक है, दूसरा, कोई भी ड्राइंग बनाने से पहले सबसे पहले हमें यूनिट भी सेट करनी पड़ेगी। तो यूनिट अब कैसे सेट करेंगे, तो उसके लिए हम लिखेंगे UNI। लिखते ही देखो यहाँ पे यूनिट लिखा हुआ आ गया, आप इसको क्लिक करें। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर अभी मिलीमीटर्स में है, नहीं है तो हम क्या करेंगे, सपोज़ आर्किटेक्चरल में होती या इंजीनियरिंग में होती और आपकी ये जो यूनिट है ये फीट में होता, तो आप क्या करते, इन जनरल जो मैकेनिकल और सिविल ड्राइंग्स होती है वो mm में होती है। सिविल में बिल्डिंग ड्राइंग्स अगर करेंगे, आर्किटेक्चरल में करेंगे तो वो फीट में होगी, तो वो हम अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, फर्स्ट डेसिमल लिया है। प्रिसिशन को डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक ले लेंगे तो सफिशिएंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम इस यूनिट को हम क्या करेंगे, मिलीमीटर सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमने इसको यूनिट को मिलीमीटर में ले लिया है। अब इसको ओके किया, तो फर्स्ट हमने यूनिट सेट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिमिट सेट करेंगे, यानी हमारा जो वर्क स्पेस है इसकी पेज की लिमिट क्या होगी। तो ये हम कैसे डिसाइड करें, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा हमारी ड्राइंग की लेंथ के अकॉर्डिंग। सपोज़ हमारे ड्राइंग की जो लेंथ है वो 175 mm है और इसकी जो हाइट है वो 40 mm है, ठीक है, या 240 mm है। तो 175 का मतलब अगर हम हमारी लेंथ 250-275 रखें तो बेटर रहेगा, और हाइट जो है 240 mm है तो उसको हम 400 ले लेते हैं, यानी एक्स कोऑर्डिनेट 300 और वाई कोऑर्डिनेट 400 ये हम ले सकते हैं। तो अभी कैसे लेंगे, तो इसके लिए हमें LIM लिखना पड़ेगा, शॉर्टकट है LIM एंटर। तो ये पूछ रहा है स्पेसिफाई लोअर लेफ़्ट कॉर्नर, तो लोअर लेफ़्ट कॉर्नर को इन जनरल हम मान के चलेंगे ओरिजिन है, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0, तो हम सबसे पहले 0 लिखेंगे, फिर टैब या कॉमा दबाएंगे तो हम क्या करेंगे, ये इसके वाई कोऑर्डिनेट पर आ गया, तो ओरिजिन का वाई कोऑर्डिनेट भी 0 है। अब आपने 0 लिखा और इसको भी लॉक कर दिया एंटर करके, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा फाइनल हो गया है 0,0 विच इज़ ओरिजिन। अभी पूछ रहा है व्हाट इज़ अपर राइट कॉर्नर, तो अपर राइट कॉर्नर के लिए हमने देखा कि एक्स कोऑर्डिनेट हमारा कितना आ रहा है 300 आ रहा है और वाई कोऑर्डिनेट आ रहा है 400, यानी हमारी शीट की लेंथ 300 है और हाइट 400 है। तो लेंथ हमारी 300 है तो इसको कर देते हैं 300, कॉमा, जैसे ही कॉमा प्रेस करेंगे तो ये इसको लॉक कर देगा और वाई कोऑर्डिनेट पे आ जाएगा। तो उसका हमारा जो अपर राइट कॉर्नर का वाई कोऑर्डिनेट है वो हमने लिया है 400, तो 400 लिख के एंटर कर देंगे। तो ये हमने लिमिट चेंज कर दी हमारे वर्क स्पेस की। तो लिमिट तो चेंज हो गई है बट ये हमें कैसे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि कुछ चेंजेस तो लगा नहीं बैकग्राउंड में आपको। तो चेंज हुआ है कि नहीं हुआ ये देखने के लिए हमें जूम ऑल करना पड़ेगा। तो जूम ऑल का ध्यान रखिएगा, Z लिखेंगे, जूम पे ये ब्लू टिक आ रहा है, एंटर किया, फिर हम लिखेंगे A, एंटर, ठीक है। तो ये करते ही आपका वर्क स्पेस जो है वो चेंज हो गया है। अगर आप देखिए यहाँ से हाइट देखें इसकी, तो हाइट करीब करीब भी देखो 400 के आसपास आ रही है, ठीक है। और लेंथ तो ज़्यादा भी मिल जाती है, कोई इशू नहीं है। लेंथ इन जनरल जो आप लिमिट देते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा ही मिलती है, हाइट जो है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती है। तो सबसे पहले हमने यूनिट सेट कर ली है, फिर हमने लिमिट सेट कर ली है, और फिर हम ओरिजिन को भी सेट कर देते हैं। हमारा जो XY कोऑर्डिनेट है, यानी जो ये आपका XY कोऑर्डिनेट है, इसकी पोजीशन सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे UCS। तो UCS लिखते ही यहाँ पर UCS आइकॉन आएगा, इस पर हमने क्लिक किया
और यहाँ पे नो ओरिजिन कर दिया है। तो अब ये आपका कहाँ रहेगा, लेफ़्ट साइड में रहेगा। ठीक है, तो ये हमने इसकी सेटिंग भी कर ली है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट कमांड की ओर, विच इज़ रिबन्स। अब यहाँ आप देखिए जो अपर साइड में जो सिंबल्स आ रहे हैं, इनमें ये जो आपका एरो है डाउन साइड में, इसे बोलते हैं ड्रॉप डाउन। तो ड्रॉप डाउन को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए मेनू बार है। हमने मेनू बार को यहाँ पर अभी शो नहीं कर रखा है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम ऑटोकैड को ऑन रखेंगे, ऑन करते हैं फर्स्ट टाइम, तो ये मेनू बार को शो नहीं करता है। तो मेनू बार में डायमेंशंस और काफ़ी अदर कमांड्स भी होती हैं जो हमारे बहुत काम आती हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, ऑन रखेंगे। तो हमने इसको ऑन रख दिया है। तो ऑन रखते ही आप देखिए यहाँ पर एक लाइन ऐड हो गई है, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, डायमेंशंस, मॉडिफाई। तो हम डायमेंशंस करना है, कुछ हमें टूल लेना है, तो हम डायरेक्टली इस लाइन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ में हमें क्या करना है, इस मेनू बार को शो करना है। तो इसके लिए हमें कहाँ जाएंगे, ड्रॉप डाउन बॉक्स में गए और हमने इसको शो कर दिया है। अब देखिए इस ड्रॉप डाउन बॉक्स के पास में लिखा हुआ है ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। 2D वर्क स्पेस जो होता है, 2D में अगर हम वर्क कर रहे हैं तो उसका जो सिलेक्शन है वो इसी से ही पता लगेगा कि आपने क्या कर रखा है। सेलेक्ट ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन अगर हमने सेलेक्ट कर रखा है तो इसका मतलब हमारा वर्क स्पेस 2D वर्क स्पेस है। और अगर 3D वर्क स्पेस है तो इसके लिए हम यहाँ पे देखिए 3D बेसिक्स या 3D मॉडलिंग। 3D बेसिक्स में सिर्फ बेसिक्स कमांड्स ही रहेंगी, मॉडलिंग में कुछ एडवांस कमांड्स भी रहेंगी। तो जब हम 3D पे वर्क करेंगे तो हम 3D मॉडलिंग को ही प्रेफर करेंगे, 3D बेसिक्स को प्रेफर नहीं करेंगे। तो आपने 3D मॉडलिंग को सिलेक्ट किया तो आप देखिए कुछ यहाँ पर ही कमांड्स के सिंबल्स चेंज हुए हैं, कुछ कमांड चेंज हुई है और अभी आपका वर्क स्पेस दिख तो 2D में रहा है बट ये 3D मॉडलिंग का वर्क स्पेस हो गया। 3D के लिए सेपरेट एक वीडियो बनेगा तो उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि 3D में हमारा व्यू को हम कैसे चेंज करेंगे, 3D व्यूज़ कैसे नज़र आएगा, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, उसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2D में काम आने वाली सभी कमांड्स के बारे में ब्रीफ से डिस्कशन करेंगे और उसको हम विद एग्जांपल्स देखेंगे कि उनका एप्लीकेशन क्या है, कमांड कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कमांड हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ हमें लाइन बनानी है तो लाइन बनाने के कितने मेथड्स हैं, कैसे हम लाइन बना सकते हैं, कैसे हम डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। तो आप वो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू।